साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। इंसान के साथ हो रहे अन्याय को न्याय व्यवस्था द्वारा न्याय देने की परंपरा हमेशा चली आई है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ हुए अन्याय के बाद न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पाते या न्याय व्यवस्था उनका भरोसा नहीं जीत पाती। जो लोग कानून को हाथों में लेकर अपना बदला खुद लेते हैं, उनकी समाज में दो तरह की छवि बन जाती है। दस्यु रानी फूलन देवी एक ऐसे ही नाम है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसके बारे में कैसी राय बनाना उचित रहेगा। कुछ के लिए फूलन देवी सच में देवी थी, तो कुछ के लिए आज भी वह एक कुख्यात डकैत और कई लोगों की हत्यारन है। कोई आम राय बनाने से आइए पहले उनके जीवन के पहलुओं को टटोलने की कोशिश करते हैं। 10 अगस्त 1963 का दिन यूपी के जालौन जिले के गांव गोरहा के मल्लाह देवी दीन के लिए नई मुसीबत बनकर आया था। मुसीबत इसलिए कहा जाए क्योंकि उनके घर बेटी ने जन्म लिया था। अगर बेटा हुआ होता तो जश्न का माहौल होता, अगर बेटी ने जन्म लिया तो चिंता से मल्लाह का सिर फटा जा रहा था। चिंता उसको पालने की, चिंता उसको बड़ा करने की और चिंता उसकी शादी की। देवी दीन ने अपनी बेटी का नाम रखा फूलन। शुरुआत में पिता देवी दीन को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस बेटी का जन्म उसके लिए खास नहीं था, उसकी मृत्यु का दिन इतना खास हो जाएगा कि पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन दूसरे नंबर पर थी। वह दब्बू और शांत नहीं थी, वह एकदम अलग थी। इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए वह किसी से भी भिड़ जाती थी। गलती उसको बर्दाश्त नहीं थी। फूलन के पिता देवी दीन कड़ी मेहनत के बाद घर का खर्च चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका बड़ा भाई घर का मुखिया बना तथा अपने बेटे मायादीन के साथ मिलकर उसने देवी दीन के हिस्से की जमीन भी हड़प ली। जब फूलन को इस बात का पता लगा कि उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया तो वह उनसे भिड़ गई। कहते हैं कि जमीन के लिए चाचा से बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हाथापाई तक पहुंच गई। मामला यही नहीं सुलझा। अपने हक के लिए फूलन अपने खेत के बीचों बीच धरने पर जा बैठी। इस पर उन्हें अपनों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन वो मानी नहीं। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। फूलन के क्रूर भाव ने उनके पिता को आर्थिक और अधिक चिंता होने पर मजबूर किया। पिता की इसी चिंता ने फूलन की जिंदगी को एकदम से मोड़ दिया। महज 11 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कर दिया। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया, फिर अपनी नियति मानकर इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि पहले महिलाओं में यह आम चलन था। फूलन के पिता ने इसके अच्छे भविष्य को लेकर एक कठोर फैसला लिया था, क्योंकि पिता पिता होता है। किंतु सही मायने में उन्होंने फूलन को जलती हुई आग में तपने के लिए छोड़ दिया था। यह फैसला फूलन के लिए अग्नि परीक्षा से कम न था। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे। उनके पति का भी उनके प्रति ठीक व्यवहार नहीं था। जल्द ही ये सब फूलन की बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्योंकि उनके स्वभाव में नहीं था। वो भागकर अपने घर अर्थात मायके चली आई। उन्हें उम्मीद थी कि उनके अपने लोग उनकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। फूलन मासूम थी, लेकिन उनके दुश्मन बहुत ही शातिर थे। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फायदा उठाकर एक झूठे आरोप में उन्हें जेल भिजवा दिया। वहां भी उन्हें शारीरिक शोषण ही झेलना पड़ा। जैसे तैसे वह जेल से निकलने में सफल रही। किसी तरह उनका जीवन स्थिर हो जाए, इसके लिए पिता ने कोशिश करके उन्हें दोबारा से उनके पति के घर भेज दिया, किंतु उनका व्यवहार फूलन के प्रति नहीं बदला और मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा फूलन को। परिस्थितियों से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां से वापसी संभव नहीं थी। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उनका लगातार बलात्कार किया गया। इससे पहले शादी के नाम पर भी वो कई साल तक इसी पीड़ा को झेलती आ रही थी। अंजाम वो पहले भी भुगत चुकी थी, सो इस बार उसने हथियार उठाने का फैसला कर लिया। फूलन के जीवन पर आधारित फिल्म बैडेंट क्वीन में लिखा है कि वह 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकू के गिरोह में सम्मिलित हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने उस पति जो दरिंदे से कम न था
निकाल कर लोगों के भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हालत में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने ऐलान भी किया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। हथियार उठा लेने भर से फूलन की परिस्थितियां नहीं बदली थी। गिरोह में भी उससे कई प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया, जैसा लिखा गया, या बस उसकी शारीरिक भूख थी जिसे मिटाने के लिए वह लगातार कोशिशें करता रहा। पहले उसने फूलन को बहलाने की कोशिश की। जब वह कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती की। विक्रम मल्लाह, जिसका स्थान गिरोह में बाबू गुज्जर के बाद आता था, उसने इसका विरोध किया। बावजूद उसके सरदार नहीं माना और फूलन के साथ जबरदस्ती की। बाद में विक्रम ने बाबू की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्लाह ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसी बीच गिरोह में जेल से भागे दो भाई श्री राम तथा लाला राम शामिल हुए। इनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम मल्लाह को भी मार गिराया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बहमई ले आए। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बहमई में फूलन को जो घाव मिला वो उसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। वहां मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म और दी जाने वाली यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों से मिलती है, तो वे छुपते छुपाते मौके पर पहुंचे और फूलन को वहां से बचा कर ले। वहां से निकलने के कुछ दिन बाद ही फूलन ने अपने साथी मान सिंह मल्लाह की सहायता से अपने पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा करके गिरोह का पुनः गठन किया और खुद उसकी सरदार बने। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद, महज 7 महीने बाद फूलन देवी को मौका मिल गया जिसका वह इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को प्रतिशोध की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के वेश में बहमई गांव पहुंची। यहाँ एक शादी का आयोजन था जिसमें बाहरी गांव के लोग भी आए हुए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया तथा ठाकुर जात के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया। उन 21 मर्दों में से 2 उनके पुराने गिरोह के डाकू भी थे, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने फूलन के साथ दुष्कर्म किया। अपने दुश्मनों को वहां न देखकर फूलन देवी बुरी तरह बौखला गई। उस घटना के चश्मदीद वो उन 21 लोगों में से एकमात्र जीवित बचे चंदन सिंह, जिन्होंने बाद में बीबीसी को बताया था। फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लाला राम कहाँ है। उसका मन मुताबिक जवाब न मिलने के बाद उसने सभी को बैठने के लिए कहा, फिर खड़े होने के लिए। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक से उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया। सौभाग्य से चंदन सिंह अकेले ऐसे थे जो गोली लगने के बाद भी जिंदा रहे। बेमई नरसंहार के बाद फूलन बैडन क्वीन के नाम से मशहूर हुई। लूटपाट करना, जैसा कि बताया गया, अमीरों के बच्चों की फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाले लॉरियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम हुआ। कुछ सालों तक यह चला, फिर वह किसी तरह से आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उसकी अपनी शर्तें थी। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए वह अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सभी शर्तें मान ली। इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट, 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्रवाई में ही 11 साल बीत गए। सन 1993 में नेताजी मुलायम सिंह यादव की सरकार ने फूलन पर से सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। नेताजी फूलन के लिए भगवान से कम नहीं हुए। यही नहीं, 1994 में उन्हें रिहा कर दिया गया। अपना अधिकांश जीवन बिहार में और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। देवता समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने
समाजवादी पार्टी से टिकट देकर के मिर्जापुर की सीट से चुनाव लड़वाया लोकसभा का। जीत कर वो सदन का हिस्सा बनी। उसका 2 बार जीतना यह दर्शाया कि कहीं न कहीं फूलन जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। किंतु कहते हैं कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वह किसी न किसी रूप में सामने आ जाता है। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बेहमई नरसंहार का बदला लिया। उसने यह भी कहा कि उसने बदला लेना भी फूलन देवी से सीखा है। खैर, जो भी हुआ ये दुखद अंत हुआ और यह दर्शाया नेताजी मुलायम सिंह यादव ने सदन में भाषण देते हुए, प्रश्न पूछते हुए सरकारों से पूछा, माननीय सदस्यों से पूछा कि जो फूलन देवी 11 साल जेल में रही, उसके साथ जो अत्याचार हुए और हम 11 साल उसको बाहर जीवित नहीं रख सके, और हत्या भी ऐसे जगह हुई जो सबसे सुरक्षित स्थान है। ये प्रश्न पूछा गया और प्रमाण मुलायम सिंह यादव जी ने यह भी दिया। उस समय जो प्रदेश सरकार थी उसने राजकीय सम्मान से वंचित किया उस सांसद को, जबकि कोई भी विधायक या सांसद दिवंगत होता है तो उसको राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाता है। उससे भी फूलन देवी को वंचित किया गया। नेताजी ने फूलन देवी की हत्या पर बहुत प्रश्न खड़े किए, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये फूलन देवी को लेकर लोगों की जो अलग अलग राय है, कुछ उन्हें नरसंहारक के रूप में देखते हैं तो किसी के लिए वो दुष्टों का नाश करने वाली देवी थी। लेकिन यहाँ हमें पहले ये सोचने की जरूरत है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो भी किया उसके लिए दोषी किसे माना जाए। फूलन देवी के पिता को, जिसने छोटी सी उम्र में एक अधेड़ पल्ले बांध दिया था, उस पुरुष का जिसने एक बच्ची पर दया नहीं की, उन दरिंदों का